नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल और दोपहर 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के मुकदमे और कस्टडी ट्रांसफर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। उत्तर प्रदेश में 2 हफ्ते में मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया जाएगा। पंजाब सरकार की दलीलों से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। विशेष कोर्ट अब तय करेगा कि मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद शिफ्ट किया जाए, बांदा शिफ्ट किया जाए, तो जेल कौन सी होगी इस पर आगे फैसला होगा। लेकिन पंजाब सरकार ने जिस तरह की दलीलें दी उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं था। अभी पंजाब की जेल में मुख्तार अंसारी बंद है और आपको बता दें कि पिछले कई साल से मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किए जाने की कवायद चल रही थी, लेकिन पंजाब का रोपड़ जेल प्रशासन बार बार इसमें अड़ंगा लगा रहा था। जेल प्रशासन मुख्तार की खराब सेहत का हवाला तक देता रहा। अब इस मामले में जब यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका यहां पर पंजाब सरकार को दिया है। और जानकारी के साथ हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से संजय शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान हमारे साथ आ गए हैं और अभिषेक मिश्रा लखनऊ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय, आपका रुख करते हुए एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट क्यों पंजाब सरकार की दलीलों से संतुष्ट नहीं था? ये तो नवजोत अभी जब पूरा फैसला आएगा उसके बाद पता चलेगा, लेकिन जो ऑपरेटिव पार्ट पढ़ेंगे कोर्ट में मीनाक्षी जब ये पूरा फैसला आएगा तब हमें पता चलेगा कि आखिर कारण कौन से दिए हैं। लेकिन जो ऑपरेटिव पार्ट पढ़े गए उसमें अदालत ने साफ कहा कि पंजाब सरकार की दलीलों से वो कतई संतुष्ट नहीं है। लिहाजा ये अदालत आदेश देती है कि 2 हफ्ते के अंदर पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार का सुपुर्द करे। उत्तर प्रदेश में जो एमएलए एमपीज के लिए विशेष अदालतें होती हैं वो इलाहाबाद में है। इलाहाबाद की विशेष अदालत ये तय करेगी कि आखिर मुख्तार अंसारी को कौन सी जेल में रखा जाए, क्योंकि मुख्तार अंसारी ने अपनी दलीलों के दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था कि जेल के अंदर भी वहाँ सुरक्षा नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुन्ना बजरंगी को जेल के अंदर उसका मर्डर हो जाता है, जिस कैदी को लेकर आते हैं रास्ते में उसका इनकाउंटर हो जाता है। तो ऐसे में बड़ी दिलचस्प बात होगी कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश तक लाया कैसे जाएगा। अगर बाई रोड लाया जाएगा तो जाहिर है कि मुख्तार अंसारी नहीं बाकी और लोगों के दिल की धड़कनें भी तेज़ हो जाएंगी कि आखिर सही सलामत वो यहाँ उत्तर प्रदेश पहुँचे और जेल में रहें। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो दलीलें दी गई कोर्ट में सुनवाई के दौरान वो भी बहुत ही दिलचस्प थी। कई बार तो पंजाब सरकार अधिकतर सुनवाई के समय पंजाब सरकार की कोशिशें ये होती थी किसी भी बहाने से सुनवाई को टाला जाए, और सुनवाई टलती भी गई। आज ये रिपोर्ट नहीं आई, कल वो रिपोर्ट नहीं आई, आज वो हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट आ रही है, हमें 2 हफ्ते का और वक्त दिया जाए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें टली। लेकिन मुख्तार अंसारी की तरफ से ये भी कहा गया कि वो तो बहुत ही साधारण आदमी है। जो उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि ये बहुत पावरफुल आदमी है, तो ये पावरफुल नहीं है, तो बहुत ही साधारण आदमी से तो मुकदमों में फंसाया गया है। मुख्तार अंसारी की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर वो बहुत ही पावरफुल आदमी है तो उसे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो पंजाब सरकार को लगातार ये घेरा जा रहा था कि पंजाब सरकार उन्हें बचा रही है, उन्हें राजनीतिक संरक्षण दे रही है। तो दलीलों का ये लंबा दौर कोर्ट में चला, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब पंजाब सरकार को झटका दे दिया है। हमारे साथ सत्येंद्र भी इस वक्त मौजूद है। सत्येंद्र, देखिए जिस बात का जिक्र यहाँ पर संजय कर रहे हैं कि एक के बाद ऐसी दलीलें दी गई कि किसी तरह से मामला लटकता रहे। रोपड़ जेल प्रशासन ने तो खराब सेहत तक का हवाला दे दिया, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्यों आखिर पंजाब सरकार ने भी इस मामले को नाक का सवाल बना लिया था? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो ये बताऊं कि 7 जनवरी को एक मामला जो है मोहाली के पुलिस थाने में आता है और उसमें एक शिकायत आती है कि फला फोन से मेरे को एक धमकी दी गई है जान से मारने की और पैसे मांगे गए हैं। 7 तारीख को शिकायत मिलती है, शाम को 8 तारीख को मामला दर्ज हो जाता है और कार्रवाई इतनी तेजी गति से होती है कि 22 तारीख को मुख्तार अंसारी को यूपी से लाकर रोपड़ की जेल में बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद लगातार पंजाब सरकार ये कोशिश करती है कि मुख्तार अंसारी को किसी भी सूरत में जेल से बाहर ना निकलने दिया जाए। कभी मेडिकल का हवाला तो कभी जो है उसकी सुरक्षा का हवाला दिया गया। लेकिन विपक्ष ने जब अब आखिरी बजट सेशन था इसमें जमकर जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पर हमला बोला, आम आदमी पार्टी ने भी, अकाली दल ने भी, और इस पर पूरा सियासी माहौल भी गर्मा गया। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पंजाब सरकार बचाव की मुद्रा में नजर आई और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने कानून के दायरे में रहकर कि जो भी किया है वो किया है और कानून के दायरे से वो बाहर नहीं गए। अगर अदालत ये कहती है कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेजना है तो वो भेजने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये यही वजह है कि बार बार ये दलील भी कोर्ट में दी गई कि पंजाब के लिए भी ये अपराधी उतना ही महत्वपूर्ण है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसको लेकर कई मामलों में जांच भी होनी है।
खैर अब इस लड़ाई में ऐसा लग रहा है कि अब यूपी सरकार जो है बाजी मार ले गई है, लेकिन सवाल ये कि 2 हफ्तों में इसे शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन लखनऊ में अभिषेक मिश्रा मौजूद हैं। अभिषेक, ये बताइए कि अब वहां क्या तैयारियां हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, क्योंकि सवाल ये है कि बांदा शिफ्ट किया जाएगा, कहां किस जेल में शिफ्ट किया जाएगा? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, जब से ये खबर आई उसके बाद से उत्तर प्रदेश में पुलिस महकमा भी हरकत में आया है और हमने जिस तरीके से इस मामले पे बात की तो ये जानकारी मिल रही है कि बांदा जेल में जाने की ज़्यादा संभावना है, वहाँ शिफ्ट किया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ कड़ी सुरक्षा के बीच में मुख्तार अंसारी को यहाँ लेकर आया जाएगा। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती भी रही है कि पंजाब सरकार यहाँ मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश कर रही है। हमने पहले भी देखा कि किस तरीके से अलका राय ने भी तमाम पत्र लिखे थे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को, और ये बात कही थी कि क्यों उन्हें नहीं भेजा जा रहा और क्यों बार बार इस तरीके के अड़ंगे लगा करके मुख्तार अंसारी को शह दी जा रही है। लेकिन अब इन सभी का पटाक्षेप हो चुका है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कह दिया है और 2 हफ्ते के अंदर उसको लाने की तैयारी है। पुलिस महकमा भी हरकत में आ गया है और उम्मीद की जा रही है कि बांदा की जेल में मुख्तार अंसारी को लाया जाएगा। ठीक है, अब इंतजार रहेगा कि विशेष अदालत इस पे आगे क्या फैसला करती है। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे की, जिसके लिए प्रधानमंत्री ढाका में आज मौजूद हैं। चार 497 दिन के बाद पीएम मोदी विदेश यात्रा पर निकले तो उन्होंने पहला मुल्क बांग्लादेश को चुना। पीएम मोदी बांग्लादेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। आज सुबह जब वो ढाका पहुंचे तो खुद शेख हसीना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट में थी। पीएम मोदी बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर पहुंचे हैं। उन्होंने वहां वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, बलिदान और शौर्य को याद किया। आज पीएम मोदी का कई कार्यक्रम है। उन्होंने बांग्लादेश में रहने वाले भारतवंशियों से भी मुलाकात की। बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले रणबांकुरों को सलाम। दमन और विश्वासघात से विजय दिलाने वाले बहादुरों को सलाम। ये तस्वीरें बताती है जब 2 मुल्कों के दिल मिल जाएं, विश्वास की बुनियाद खड़ी हो जाए तो सब कुछ साझा हो जाता है। ढाका में पीएम मोदी ने बांग्लादेश के उस इतिहास से खुद को साझा किया जिसमें आजादी की लंबी जंग के जख्म दर्ज हैं। बांग्लादेश आजादी के अपने 50 साल सेलिब्रेट कर रहा है और खास मेहमान मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनकर आए हैं। शेख मुजीबुर रहमान साहब की 100वीं जन्म जयंती है। इस खास मौके पर वो उनके मजार पर भी जाएंगे और वहां पर जाकर उनको याद करेंगे, उनके आदर्शों को। यकीनन ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान साहब यहाँ राष्ट्रपिता के तौर पर जाने जाते हैं। उनसे एक अलग लगाव है समूचे बांग्लादेश के लोगों का। ढाका एयरपोर्ट पर विमान से उतरते ही पीएम मोदी की जिस अंदाज में अगवानी हुई उससे ये साबित हो गया कि मेहमान मोदी के दौरे को लेकर बांग्लादेश में कितना जोश और उमंग है। प्रधानमंत्री शेख हसीना खुद हवाई अड्डे पर पहुंची। एयरपोर्ट से पीएम मोदी शहीद मेमोरियल पहुंचे और बांग्लादेश की आजादी के जंग में बलिदान देने वाले जवानों को याद किया। मेमोरियल के रजिस्टर में पीएम मोदी ने लिखा, उनका शौर्य आने वाली पीढ़ियों को अन्याय से लड़ने और हक की हिफाजत की प्रेरणा देता रहेगा। पीएम मोदी ने शेख मुजीबुर रहमान और महात्मा गांधी पर साझा प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। बांग्लादेश के लिए ये साल इतिहास में मील का नया पत्थर है। ये बांग्लादेश की आजादी का 50वां साल है। ये शेख मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी वर्ष है।
ये भारत बांग्लादेश कूटनीतिक रिश्तों का 50वां साल है। बताने की बात नहीं, इतिहास गवाह है कि बांग्लादेश के लिए शेख मुजीबुर रहमान के क्या मायने हैं। वो बांग्लादेश की आजादी के अग्रदूत रहे, हिंदुस्तान बांग्लादेश के दोस्ताना रिश्ते के सूत्रधार रहे। 2 दिनों के दौरे में पीएम मोदी शेख मुजीबुर रहमान के प्रति हिंदुस्तान के मान सम्मान को और गहरा बनाते दिखेंगे और साथ ही रिश्ते को और मजबूती देते भी नजर आएंगे। ढाका से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री मोदी जब भी दूसरे देश के दौरे पर जाते हैं तो वहां रहने वाले भारतीय समुदाय से वो मुलाकात जरूर करते हैं। ढाका में भी ऐसी एक मुलाकात हुई। आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने उन लोगों से बात की। ढाका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की है। बड़ी तादाद में महिलाएं यहां पर उनसे मिलने के लिए आई थी। सभी के चेहरे इस वक्त खिले हुए हैं। पूछते हैं कि आप कहां से हैं, हिंदुस्तान से, और क्या मैं राजस्थान से हूं और यहाँ मोदी जी को देखने आए थे, मिलने आए थे। वो हमसे आके पर्सनली मिले, हमें बहुत अच्छा लगा कि ये हमें जिंदगी में शायद दोबारा कभी मौका मिले ना मिले, आज हमें मिला। हम बहुत खुश नसीब हैं। आप कितनी खुश हैं? कहाँ की रहने वाली हैं? मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ, मुंबई से हूँ और मैं अर्चना रघुवंशी। आज मोदी जी से मिलकर हमको बहुत खुशी हुई। ऐसा लगा कि फैमिली के कोई मेंबर हमसे मिलने आए हैं। उन्होंने अपना रेड कारपेट छोड़ के कोरोना वायरस में भी वो हमसे आके मिले। ऐसा बहुत खुशी हुई। हमारा ड्रीम आज पूरा हो गया। ऐसा सपने की पूरे जैसा होना है। बिल्कुल एक सपना है और शायद कभी जिंदगी में ऐसा मौका भगवान करे दोबारा मिले, लेकिन ये बहुत ही अच्छा मौका था। मैं उत्तराखंड से हूँ और बहुत ही आनंद का दिन है आज हम सबके लिए। सो भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपसे क्या मुलाकात हुई? नमस्कार, मेरा नाम सारुका तिवारी है, मैं झारखंड से हूँ और इतने पास से मिला जो सपने की तरह था। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, हम सबको बहुत अच्छा लगा। और देखिए, महिलाओं का सपना ज्यादा ही पूरा होता है। प्रधानमंत्री को खूब वोट भी पड़ते हैं महिलाओं के, और यहाँ पर इन लोगों के चेहरे भी खिले हुए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए बात। और एक मिनी इंडिया आप देखेंगे ढाका में रहता है, यानी कि कोई उत्तराखंड से है, कोई झारखंड से है, कोई दक्षिण भारत से। मैम, आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम तमिलनाडु। आई एम हेमा मालिनी। इट्स ग्रेट। हेमा मालिनी है। एक हेमा मालिनी हमारे वहाँ है, एक यहाँ पर मुलाकात है। Thank you, ma'am. It's a great privilege to meet the Mr. Modi ji here and seeing him nearby and greeting him. It's really a lifetime experience for all of us. मैं उत्तराखंड से हूँ और ये जो भारत और बांग्लादेश ने जो वैक्सीन का मैत्री का जो किया है, उसी का नतीजा है कि मैं पहला यहाँ पे वैक्सीन मिल चुकी है। मिल चुकी है। प्रधानमंत्री गिफ्ट लेकर आए भी हैं वैक्सीन के गिफ्ट लेके भी आए हैं और इससे भारत बांग्लादेश के रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं। भारतीय समुदाय के ये लोग जो बांग्लादेश में सालों से रह रहे हैं, ये काफी ज्यादा खुश और उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और इनको पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते को और ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। कैमरा पर्सन पवन के साथ चित्रा त्रिपाठी, ढाका, आज तक। ढाका में अच्छी खासी आबादी वोहरा समुदाय के कारोबारियों की भी है, जिनकी जड़ें गुजरात में रही हैं। मोदी ने वोहरा समुदाय के लोगों से बात की। इस मुलाकात में क्या अनुभव रहा, देखिए। ढाका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोहरा समाज के लोगों से मुलाकात की है। आपको बता दें, काफी ज्यादा प्रभाव इनका देखा जाता है। ये सारे लोग गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। इनसे बातचीत करते हैं। पीएम से मिलकर कैसा लगा और प्रधानमंत्री ने क्या बातचीत की? बहुत ही खुशी हुई हमें। तो हम तो सोच रहे थे कि कैसे पीएम साहब से मुलाकात होगी। यहाँ मेरे साथ दाऊदी बोहरा समाज के हमारे बांग्लादेशी नेशनल सभी जो यहीं रहते, वैसे मूल गुजरात से हैं लेकिन यहाँ रहते, और मैं सईदना साहब का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मुझे इंडिया से भेजा है। तो हम लोग सईदना साहब का सलाम पहुंचाने के लिए जब आए तो सोच रहे थे कि कैसे मुलाकात होगी। कोरोना है, फर्स्ट विजिट है, प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी इश्यूज है। मोदी साहब तो गाड़ी से उतरे और सीधा पब्लिक के पास आ गए और बात से मुलाकात की। सीधे क्या कहा प्रधानमंत्री ने? मोदी साहब ने पहले गुजराती में कहा केम छो, और फिर पूछा कि सईदना साहब कैसे हैं। फिर हमने सईदना साहब का सलाम पहुंचाया तो उन्होंने कहा सईदना साहब तो उनका बार बार मुझे सलाम आता है। और फिर वी रिक्वेस्टेड मोदी साहब के हमारी छोटी कम्युनिटी है लेकिन यहाँ 30 साल से सईदना साहब नहीं आए हैं, बांग्लादेश इंडिया के पास है, तो आप तो बहुत हम छोटे हैं लेकिन आप इंडिया के महान देश के महान पीएम हैं,
तो आप हुकूमत से हमारी अगुवाई करें कि सैयदना साहब की पूरे मान, गौरव और सम्मान के साथ बांग्लादेश में विजिट हो। तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट कबूल की कि मैं बात करूंगा। ये दिलचस्प है, रिक्वेस्ट कबूल हो गई आप लोगों की। जी जी, हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं कि मोदी जी दोनों देश में, मैं बांग्लादेशी हूँ, सो आई एक्सपेक्ट कि दोनों के देश की रिलेशनशिप और अच्छी होगी। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक।